हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो आज जो हम सेकंड जो यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, इसका सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं वे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड करके आ गया हूँ सेकंड यूनिट पे, और उसमें जो है मैंने क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले फर्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको देख लो। अगर आपने देख लिया है तो फिर आप जो है इसको जो है आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी क्वांटम नंबर वहां पे करा रखी है। अब देखो, ये टॉपिक जो है सेकंड जो यूनिट है उसकी स्टार्टिंग में रखे हुए हैं। एक तो ऑर्बिटल्स के बारे में, और दूसरा जो है ये अबव प्रिंसिपल नाम से एक टॉपिक है उसमें। अबव प्रिंसिपल नाम से जो टॉपिक है उसमें सिर्फ अबव प्रिंसिपल नहीं है, उसके साथ साथ उसके जो है कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, वहां पे तो सिर्फ सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो आपके जो टॉपिक है नेक्स्ट इसके बाद में ऑर्बिटल के बाद में वो अबव प्रिंसिपल है। लेकिन अबव प्रिंसिपल से पहले आपको कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए, तभी आप जो है अबव प्रिंसिपल को जो है अप्लाई कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। देखो, केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कहीं से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूं समझिए कि केमिस्ट्री की एबीसीडी है जी समझने के लिए। तो देखो, आज का जो टॉपिक है उसको मैंने जो है सिर्फ एक अबव प्रिंसिपल नाम से टॉपिक है, उसी के अंदर ये सब कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इस टॉपिक का नाम बनता है कि रूल्स ऑफ रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, या फिर आप इसको एटम बोल सकते हो। ठीक है, एलिमेंट या फिर एटम का हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स है उनके बारे में पढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कौन कौन से रूल है, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि शेल में कितना आएंगे। आपको बताया, मैं पढ़ा के आ गया हूँ क्वांटम नंबर में। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सेल में है KLMN सेल जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं। तो आपने इसके लिए पढ़ा होगा कौन सा, बोरबरी प्रिंसिपल या बोरबरी स्कीम बोल देते हैं उसको, वो पढ़ी होगी अपने 11th क्लास में। अगर नहीं भी पढ़ी है तब भी कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे बोरबरी नहीं आने वाला। बीएससी में बोरबरी से आपकी हेडिंग नहीं है, आपको सिर्फ बोरबरी में ये याद रखना है, क्योंकि अगर मल्टीपल में क्वेश्चन बनता है तो वो पूछ सकते हैं कि सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2n², जो कि आपने बोरबरी स्कीम में पढ़ा था। ठीक है, एक तो ये, इससे हम बताएंगे कि यहाँ पे जो है शेल में जो है ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस जो K ऑर्बिट है उसमें 2 होंगे, और जो L है आपके उसके पास 8, और फिर उसके बाद L वाले M वाले में जो है वे कितने होंगे, 18 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 32, इस तरीके से 2, 8, 18, 32 जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आती है ऑर्बिट के बाद यहाँ पे बोरबरी के अकॉर्डिंग जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया था। अगर आप उसे पढ़ना चाहोगे तो 11th वाले टॉपिक से पढ़ लेना, वरना मैं रैंक बूस्टर सीरीज में ये वाला टॉपिक जो है ना बोरबरी स्कीम द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे करा दूंगा। यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ना था। फिर इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। अब इसके बाद सब सेल की बात करते हैं, जब जिस या फिर आप ऑर्बिटल्स बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्बिट जो बोलते हैं वो कक्षा को बोलते हैं, सेल को बोलते हैं, सब सेल को ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपने एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ी होगी, मैं जो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ उसमें मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वे कितने हो सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला था 2(2l+1). उस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। एल की जो वैल्यू है भाई आपको पता है कि 0 जो है एस है, एस के लिए जो है 0 है, एल की वैल्यू पी के लिए 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे SPDF के लिए है ना। तो उनके बारे में जो है मैंने पढ़ाया है, क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर में ये वाला जो फॉर्मूला था इससे निकाल सकते हैं हम क्या, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। जैसे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, पी में जो है 6 आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और डी के जो है 10 है, और एफ के कितने हैं 14 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकालते सारा कराऊंगा, थ्योरी का वर्क थ्योरी से समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये समझो कि शेड्यूल क्या है। फिर इसके बाद जब हमें इतना हमें पता चल जाएगा कि सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो फिर हम इसके बाद N+L के रूल को पढ़ेंगे। N+L का रूल क्या बताता है, हमें जो है ऐसे मिलेगा 4p, 5d या फिर 3s वगैरह। उनमें हम ये देखेंगे किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, उसको एक सीरीज में लगाएंगे, एक ऑर्डर में लगाएंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो है और जो एनर्जी का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से कम एनर्जी वाला कौन सा हमारा ऑर्बिटल है, कौन सा हमारी सब सेल है, और ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी सब सेल है। जब हम N+L का रूल पढ़ लेंगे उससे हमारे क्या होगा, उसमें एक कंडीशन और आएगी कि जब दोनों की एनर्जी सेम होगी तो उस कंडीशन में N की वैल्यू जिसकी कम होगी वो ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी, जो कि मैं आपको जो है सारा थ्योरी का वर्क कराऊंगा तब कराऊंगा, अभी यहाँ समझ लो बस बेसिक से। ठीक है, फिर इसके बाद है अबव प्रिंसिपल।
जब n+l का नियम पढ़ लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन सी ज्यादा है। कम वाली एनर्जी से बढ़ते हुए क्रम में जो है, सीरीज में जो है, जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ऑर्बिटल्स में, तो वो कहलाएगा क्या, अफबाउ प्रिंसिपल। क्योंकि अफबाउ का वर्ड ही होता है कंस्ट्रक्शन, यानी बनाना, ठीक है, किसी चीज को फॉर्म करना। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम जो है कैसे दिखाएं, फिर जो है कौन से रूल से बनाएंगे, अफबाउ प्रिंसिपल से, ठीक है। जब हम ये पढ़ लेंगे अफबाउ प्रिंसिपल, तो हमारे पे यहाँ तक जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से लिखने आ जाएंगे। फिर इसके बाद चलेंगे हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जब ये पढ़ लेंगे तो हमें जो है ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि और ये जो रूल है वो किस थिंकिंग पर वर्क करता है, किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो हुन्स रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप उनमें ये 11th में पढ़ के आएंगे। अगर इस तरीके से अगर आपके पास P3 है तो आप जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, ना कि इस तरीके से कि आप 3 ऑर्बिटल में एक में से करके ऐसे ले लिया, या फिर 2 में जो है ऊपर कर लिए ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन, और एक में जो है 2 में नीचे कर दिए और एक में ऊपर। तो पहले जो है इस तरीके से भरे जाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको कराऊंगा बाद में, ठीक है। बाद में मतलब जब थ्योरी के साथ कराता हूँ चलूंगा, अभी सिर्फ आप समझो बेसिक। फिर इसके बाद पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी। पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी में ये कहा गया था कि जो चारों क्वांटम नंबर है, एस कौन सी, n, l, m और s, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इनके लिए आपकी पहली अगर किसी इलेक्ट्रॉन की जो है सेम हो भी जाती है, n, l, m जो है ये सेम हो भी जाती है, तब भी चौथी जो क्वांटम नंबर रहेगी वो दो जो है एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी हमेशा डिफरेंट रहेगी। मतलब सेम ऑर्बिटल में अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, तो उनके लिए अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पहली n, l और m सेम हो भी जाए, तब भी s जो है वो हमेशा वो कैसी रहेगी, डिफरेंट ही रहेगी, ठीक है। वो कैसी रहेगी, डिफरेंट ही रहेगी। क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये एक ऊपर वाले की जो ऊपर की साइड पे उसकी प्लस की 1/2, जो नीचे की उसकी माइनस की 1/2, तो चौथी क्वांटम संख्या हमेशा ही डिफरेंट रहेगी। आप जो है कभी भी उसको सेम नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो यहां तक का क्वेश्चन ये, जब हम यहां तक पहुंचाएंगे पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी तक, इतना जब कुछ कर लोगे तो आपका बहुत सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें सिग्मा 1 पाई 1 की बात करेंगे हम। फिर इस वाले टॉपिक से निकल जाएंगे, ये जो 11th का जो बेसिक था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक का। फिर जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भी आते हैं निकालने, वे भी जो है आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सीख लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन पर भी अच्छी तरीके से आ जाएगी, ठीक। फिर इतना वर्क है ये आज का। अब मैं जो है बाय वन ये सारी जो हेडिंग्स है इनकी थ्योरी कराता चलूंगा, आपको समझाता चलूंगा, एग्जांपल कराता हुआ चलूंगा। सेल्फ के अपने नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और अब फिर उसके बाद भी अगर आपके पास टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होया करें तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब इससे आगे का वर्क जो है रिटर्न का मैंने लिख दिया। देखो पहले जो लिखा है तो बेसिक से आपको जो है नॉर्मली वैसे बता रहा है कि ये हमारे पास रूल्स है, और इसमें मैंने लिखा कि द रूल्स ऑफ रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट आर गिवन बिलो। जिसमें हमारे पास जो पहला रूल है वो क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। हम ये बताएंगे कि सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक बार मैं आपको एटॉमिक मॉडल बना के दिखा देता हूँ एक बार उसमें, क्योंकि अगर बाई चांस में अगर किसी को नहीं पता होगा तो देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं इसको। और इसकी जो ये है चारों साइड, यहाँ पे क्या होता है, इसके अराउंड क्या है, यहाँ पे सेल होती है। ऐसे करके हम 1 2 करके 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 ये तीसरे नंबर की सेल। तो ये K L M और N, ठीक है, कुछ इस तरीके से K L M N से जो है हम इनको कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे किया था। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि K नंबर वाली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर L नंबर की जो सेल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इन सब में ऐसे ही हम बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको लिखा। तो इसके जो बताने का जो रूल्स है वो किसने दिया था, वो दिया था बोरबरी ने, ठीक है। तो बोरबरी जो स्कीम थी उसने कहा था कि जो किसी भी सेल है, कोई भी सेल है, उसके अंदर मैक्सिमम जो है 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि मैं पहले में आपको बताया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ए सेल कैन हेल्ड इज इक्वल टू 2n², यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसमें 2n² हो सकते हैं, रख सकता है वो शेल। वेयर n क्या है, n है यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सेल, जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हो, क्वांटम नंबर मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। 10 अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम, ठीक है। बोरबरी स्कीम के हिसाब से हम देखते हैं हम कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। मान लिया पहले नंबर की शेल है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 1 शेल, पहली शेल में, ठीक है।
तो 1 पहले नंबर की सेल है तो 1 क्या हो गया, n बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2n², तो मैंने यहाँ पे 2n की जगह रखता हूँ 1, ठीक है, 1 रख दिया इसका स्क्वायर, तो इक्वल टू 2। मतलब जो पहले नंबर की शेल है, या फिर इसको आप के शेल बोल सकते हो, ठीक है। इस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरीके से अगर मुझे दूसरे वाले में देखनी हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल, ठीक है। शेल की बात कर रहे हैं, अभी ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट वाले में है ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n बराबर अगर 2 है तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 इंटू 2² तो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8, ठीक है। इस तरीके से यानी दूसरे नंबर की जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। इसी तरीके से हम फिर करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 3 नंबर की सेल, जिससे आप ये वाली कौन सी सेल थी, 2 नंबर की, एल शेल बोल सकते हो इसको, एल शेल लिख लो या नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। तीसरे नंबर की शेल में इस तरीके से होगा, n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, तो n बराबर अगर 3 है तो यहाँ पे रखेंगे 2 3² इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, और कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से n बराबर 4 के लिए हम देखेंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा, वहां पे 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4², तो यहाँ गया इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू 32, यानी 2 8 18 32, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे बोर बरी वाले जो प्रिंसिपल था उसके द्वारा, ठीक है, उसके जरिए से हम निकाल लेते थे, उसकी हेल्प से। वो नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, यानी जो पहले नंबर की शेल है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे नंबर की में कितने आएंगे, दूसरे नंबर की शेल में, यानी एल नंबर की शेल की बात कर रहे हैं, सब सेल की नहीं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसमें आएंगे 8, तीसरे नंबर में 18 और चौथे नंबर पे कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो अब जब इसके बाद यहां तक का जो वर्क है इसी तरीके से इसको आपको रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लेना है। जिनके यहाँ जो पेपर है वे उसमें होने हैं मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू होने हैं, तो मुझे नहीं लगता एमसीक्यू चल रहा होगा पैटर्न, क्योंकि सभी के यहाँ तो जो है रिटर्न का चल रहा है, सब्जेक्टिव पेपर होना है। पर अगर किसी के यहाँ हो रहा है फर्स्ट सेम में तो कोई बात नहीं, आप जो है इन चीजों का ध्यान रखोगे, इन पॉइंट का, कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इन फॉर्मूलेज का, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी एमसीक्यू सोल्व करने में, ठीक है। इतना वर्क है। यहाँ तक का जो पहला रूल था क्या था कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, आपको बता दिया। चलो अब जो है इसके बाद जो हमारा सेकंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल या फिर ऑर्बिटल, ये हमें बताना है। तो देखो एज ए मेथड क्वांटम नंबर से रिलेट करता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वी हैव सीन स्टडी ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ azimuthal क्वांटम नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल इज इक्वल टू 2 to l+1। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जो इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर लो, इस फॉर्मूले पे ही सारा वर्क होने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है आपका इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि सब सेल अगर s है, s ऑर्बिटल है, तो उसके लिए l का मान कितना होता है 0, और अगर आपके पास p है तो उसके लिए 1 होता है l की वैल्यू सब सेल की, और d के लिए 2, f के लिए 3। ये पढ़ा के आया हूं मैं क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो इसी पे करते हैं अब यहाँ पे हम। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इन सब सेल में s जो सब सेल है या फिर p है, इन ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद ये उतारने के बाद इसको उतार लेना, तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन s सब सेल, ठीक है। s सब सेल के लिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है 2l+1। s सब सेल है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो इसी के नीचे लिख देता हूं, क्योंकि l की वैल्यू इसके लिए क्या आती है 0। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 0+1 l की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो कितना 2 ब्रैकेट में रह जाएगा 1 यानी 2। मतलब जो s सब सेल है उसमें s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे निकालना हो p सब सेल में, तो देखो p अगर सब सेल है, सब सेल, तो उसके लिए किस तरीके से देखेंगे। तो देखो 2l+1 मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला होता है
इसमें टू मल्टीप्लाई बाई एल की वैल्यू पी के लिए क्या होती है, एक होती है, 1 होती है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, +1। वैसे वहां से टेबल से देख लेना अगर याद नहीं होता, ठीक है। 2 + 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6। यानी पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6। जैसे हम यहाँ वहां पे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2s2 2p, यहाँ पे जो है p6 और 3d कितने होते हैं 10 और f14, तो वे सब जो है इस फॉर्मूले से निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको इसी लैंग्वेज में जो है तीनों के लिखने, ये फर्स्ट था ना, तो इसी तरीके से आपको f तक जो है इसी फॉर्मेट में लिखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन, फिर सबसेल ऐसे ला के यहाँ पे छोड़ देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ऐसे ही फिर यहाँ पे आपको डी का कहना है, डी के लिए क्या रख देंगे वैल्यू, यहाँ पे एल की 2 हो जाएगी, 2 × 2 कितने हो गए 4 + 1 कितने हो गए 5, 5 × 2 इक्वल टू कितना होगा 10, यानी डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 आ सकते हैं। ऐसे एफ की करेंगे तो 14 आ जाएंगे। तो इस फॉर्मेट का यूज करके आपको जो है अपने नोट्स को प्रिपेयर कर। अब देखो इसके बाद जो है आपको आता है n+l का नियम, ठीक है। तो मैं n+l के नियम को कराता हूँ, तो पहले ये रिटर्न का वर्क यहाँ से कंप्लीट कर लो। चलिए अब जो है इसके बाद हम n+l का जो रूल है, जो कि हमारा थर्ड रूल है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखो मैंने जो है इसकी जितनी सिंपल थ्योरी हो सकती थी उतनी सिंपल थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इससे आसान और इससे सिंपल और कुछ नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। और इतना ही लिखने पे जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है अगर n+l के रूल पे आता है। तो इतनी थ्योरी और एग्जाम्पल जितने मैं कराऊंगा अगर इतनी दे दोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनना है, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा क्योंकि ये बता क्या रहा है पहले उसको समझ लो। देखो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया 1s 2s 2p 4s 3d, ठीक है, और 5p और 4f, इस तरीके से लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, मैं कहता हूं इनमें से कौन से जो ऑर्बिटल है उसकी सबसेल की जो है एनर्जी कम है, ये बताना आपको। कैसे बताओगे, तो वो एनर्जी को बताने का इनकी जो एनर्जी निकाली जाती है वो निकाली जाती है n+l के रूल पे। तो n+l का रूल है क्या, जहाँ ये क्या है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनको अगर जोड़ दें किसी ऑर्बिटल के लिए तो वो उसकी एनर्जी को डिनोट कर देता है। ये रिलेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे देखना है कि इसकी एनर्जी कितनी, इसके लिए ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ये क्या है n है, और जो s है s के लिए मुझे l की वैल्यू कितनी होती है 0, पढ़ा के आना पीछे क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी एनर्जी कितनी है, तो रूल है हमारा n+l का नियम, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बैठेगी। इसके लिए n की वैल्यू तो है 1, ये रखी यहाँ पे जो रखा हुआ है सेल जो बताती है, ठीक है। और l कितना है 0, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट के लिए n कितना है 2, l कितना है होता है s के लिए 0, तो इसकी है 2 एनर्जी। फिर इसके बाद 2p की देखो, तो n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू कितनी होती है p के लिए 1 होती है। अभी पीछे ही मैं बता के आया हूँ, उस टेबल में से देख लो अगर नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितनी होगी 3। अब इसके बाद यहाँ का ये देखो 4s है, तो यानी 4 + 0, तो एनर्जी कितनी होगी 4, यहाँ पे 4 लिख दो इसको, ठीक है। फिर इसके बाद 3d है, तो मैंने देखा 3 + d के लिए वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 5। इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो 5p है आपका, इसके लिए वैल्यू कितनी रहेगी 5 + p के लिए 1, तो ये होगी 6। 4f है, 4f के लिए वैल्यू देखूंगा तो मैं कितनी होगी 4 + f के लिए कितनी होती है 3, ठीक है। तो 4 + 3 = 7। तो इस तरीके से ये जो आपके नंबर आए ये एनर्जी आई है, रिलेटिव एनर्जी। अब मैं इसके हिसाब से इन्हें अरेंज कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इनमें कौन सा सबसे कम वाला है, ये तो मुझे पता चल रहा है। अगर मैं अरेंज में कर दूं तो मुझे एक सीरीज मिल जाएगी जिसमें यहाँ पे लिख दूं सबसे कम वाली एनर्जी कौन सा है 1s, ठीक है भाई 1s है। उससे ज्यादा का कौन सा है 2s है, 2 वाला 2s। फिर इससे ज्यादा का कौन सा है 3 नंबर की सेल आ गई ना, तो ये होगी। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर की सेल पे कौन सा है 2p, मतलब 3 नंबर 3 जो एनर्जी आ रही है वो किसकी आ रही है 2p की। 4 जो एनर्जी है वो किसकी है 4s की, तो फिर आया 4s। फिर इसके बाद 5 जो आ रही है वो किसकी आ रही है 3d की, तो देखो 3d की होगी। 3d देखो 3d जो है पहले आना चाहिए था, 4s बाद में आना चाहिए था, ऐसे ही होता है ना, लेकिन नहीं होता, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे क्या आ रहा है 5p, और यहाँ पे क्या आ रहा है फिर इसके बाद 7 पे है 4f, ठीक है। तो देखो 4 नंबर की सेल बाद में आ रही है, 5 नंबर की सेल पहले आ रही है, जबकि 5 नंबर की सेल तो 4 से आगे होनी चाहिए थी। पहले इलेक्ट्रॉन वो जो है सेल जो आनी चाहिए थी कम वाली आनी चाहिए थी वो इसकी। तो यही जो है ना एनर्जी के बारे में जो बताएगा कौन सा रूल बताएगा n+l का रूल।
मान लो कुछ कंडीशन है हमारे पास, मान लो 3D और 4s लिख दिया मैंने, दोनों की तुम्हें क्या बनाई, एनर्जी पता नहीं, तो एनर्जी से देखेंगे कौन से वाला जो है पहले आएगा, यानी एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे अपर रूल में तो हम जो है पहले कम एनर्जी वाले में भरेंगे, फिर उसके बाद भरेंगे ज्यादा एनर्जी वाले में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखो 3D के लिए, इसके लिए n+l का नियम लगाना 3 + 2, तो कितना हो गया 5, इसके लिए एनर्जी तो होगी 5, इसके लिए लगाना 4 + 0, इसके लिए एनर्जी क्या होगी बताओ जल्दी से, 4 होगी, ठीक है, आ रही है ना 4, तो यहाँ पे देख रहे होगे, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा या फिर दिख रहा है, 4 + 0 ये तो दिख रहा है ना, तो ये कितनी होगी 4 होगी। तो आप देख रहे हो कि इस चीज को कि 4s में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन और बाद में जाएगा क्या में 3D में, यानी 3D की एनर्जी ज्यादा है और 4s की कम है। तो इस तरीके से रिलेटिव एनर्जी का जो ऑर्डर निकाला जाता है उसके बारे में कहता है। अब बाई चांस ना ऐसा हो जाए कि कोई से दो जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में बताते हैं। तो देखो, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि 4p और 3d। अब देखो 4p तो 3d तो इस तरीके से लिख लेता हूं मैं इसको, 3d और 4p ये है ना एनर्जी, पहले 3 नंबर की सेल आएगी उसके बाद ही तो 4 नंबर की सेल आएगी। अब इसमें देखो इस तरीके से लिख लिया मैंने कि यहाँ पे इसकी n+l की वैल्यू निकालेंगे तो 3 + 2 = 5 और यहाँ पे 4 + 1 = 5, यानी इसकी भी एनर्जी 5 है और इसकी भी एनर्जी 5 है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा जो है आपकी शेल है वो पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, तो आपको पता चल रहा है कि जिसके लिए n की वैल्यू कम है वो सेल पहले आएगी, यानी 3D वाली पहले आएगी और 4p वाली बाद में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें n+l की एनर्जी बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी वही शेल कम एनर्जी की होगी, ठीक है। अब जो जितना मैंने ये समझाया है इतने वर्क को मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आपको इसको बोर्ड पे जो लिखा है उसके जरिए से मैं आपको बताता हूँ, साइज करी वही लिखी है जो मैंने आपको बोली है, ठीक है। तो देखो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से जो है मैं एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, तो मैं इसको पहले इस वर्क को रफ कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने जो लिखा मैं पहले वो पढ़ के बताता हूँ जिससे आपको वर्ड्स भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, बाई चांस में अगर कोई सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन फाइंड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबसेल और ए गिवन सबसेल। इसमें क्या कहते हैं, हम डिफरेंट जो सबसेल है हमारे पास 1s 2s 3s उनकी एनर्जी के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं, उनके एनर्जी के रिलेटिव एरर को जो है वो ऑर्डर को जो है हम फाइंड करते हैं इसमें, जहां पे n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो हमारे पास l है वो क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसके इस वाले रूल से होता क्या है, तो इस वाले रूल में हमने फिर बताया कि अकॉर्डिंग टू विच द सबसेल हैविंग लोएस्ट वैल्यू ऑफ n+l हैज लोवेस्ट एनर्जी, मतलब जिस सबसेल के लिए आपकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी ऊर्जा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है, तो वो कम एनर्जी का होगा। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि व्हेन 2 और मोर ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, अगर उनकी सेम एनर्जी आ रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमने बताया कि द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n इज लोअर इन एनर्जी, मतलब जो ऑर्बिटल की n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कम होगी उसी की एनर्जी कम होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या था, ये इसका वर्क था। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ जिसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो ये 11th का क्वेश्चन है, लेकिन 11th जो स्टैंडर्ड है उसका क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन को करने से आपको जो है थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि अरेंज द following orbitals in increasing order, उसने जो है आपको जो है ऑर्डर, उसने यहाँ पे आपको ऑर्बिटल्स देगा वो, और उसमें कहा है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आप इसको, ठीक है। तो और इसने ऑर्बिटल कौन कौन से दिया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1s दिया है इसने और क्वेश्चन में, फिर 4p दिया है, फिर यहाँ पे जो है 3d दे दिया सबसेल, और फिर इसके बाद इसने कहा है कि 3d के बाद 4s, फिर इसने 3s दे दिया, फिर इसने 2p दे दिया और फिर इसने जो है यहाँ पे 3p दे दिया, ठीक है। और इसी तरीके से इसने यहाँ पे इनसे आपसे पूछा है कि इनकी बताओ एनर्जी। तो देखो सबके लिए n+l का नियम लगाएंगे, किस तरीके से लगाए थे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, n+l का नियम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए 1s के लिए लगाएंगे तो n की वैल्यू 1 होगी, s के लिए p की वैल्यू कितनी, l की वैल्यू कितनी होती है
कितनी होती है इस ऑर्बिटल के लिए, इसके लिए 0 होती है, जो कि मैं पहले ही बता गया हूँ, टेबल बना के आया था ना। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, अब देखो यहाँ पे देखो इसकी 4 की, तो 4 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो तो कितनी हुई 3 प्लस 2, 4 प्लस 0, यहाँ पे कितनी हुई 3 प्लस 0, 2 प्लस 1 और 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो सबकी एनर्जी, इसकी आई 1 1s की, ठीक है, 1s की कितनी आई 1, यहाँ पे स्पेस वो नहीं रहा है, जगह नहीं रही है, तो किस तरीके से मैनेज करूं मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ से तो समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको जोड़ के देखोगे तो कितना आएगा 1, इसको जोड़ोगे तो 5, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 तो 5, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 4s प्लस 0 की, इसकी 4 हो रही है, इसकी कितनी 3, इसकी कितनी 3, इसकी कितनी है 4। अब देखो, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कम एनर्जी वाला कौन सा है, तो कम एनर्जी वाला एक आई जिसकी एनर्जी, ये ऊपर वाली देखनी है आपसे, तो कितनी है, एक किसकी है, ये 1s की, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया 1s, इसकी एनर्जी कम है, इससे ज्यादा किसकी, 1 से आगे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन 3 वाले 2 हैं, एक तो 3s है, एक 2p है। तो पहले वो देखेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, यानी 2 के लिए पहले लिखा जाएगा या 3s पहले लिखा जाएगा, तो n की वैल्यू किसके लिए कम है 2p के लिए, क्योंकि इसके लिए तो 2 होगी n की वैल्यू, तो इसको पहले लिखा जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2s, फिर उससे बाद में 3 का ही अगले वाला कौन सा है 3 का 3s, ये लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आओ, इसके 3 से आगे आएंगे क्या 4 के भी 2 हो रहे, एक तो देखो 4s और एक 3p, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, n की वैल्यू किसके लिए कम है 4s के लिए तो 4 हो रही है, 3p के लिए 3 है, तो पहले 3 वाला लिखा जाएगा, 3p पहले आएगा और फिर उसके बाद आएगा 4s, क्या आएगा 4s। अब इसके बाद देखो 4 वाला हो गया, अब आया 5 वाले में काम। 5 वाले में भी ये देखना है कि पहले 3d पहले आएगा या फिर 4p आएगा, तो पहले 3d आएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 पहले आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3d और फिर क्या लिखेंगे 5 वो 3d और फिर 4p, इस तरीके से हो गया। अब तुम देख रहे हो ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर में देखो 3p के बाद में पहले 4s आ रहा है, फिर 3d जा रहा है। तो इसी तरीके से जब अबव नियम लिखेंगे तो उसमें जो है सीरीज हमें सारे पता होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इस तरीके से लिखते हैं ना, तो वो ऑर्डर यहां से निकलता है, जिससे हमें पता चलता है कि 3d पहला आएगा 4p बाद में आएगा, ठीक है। फिर जब हम इस n प्लस के एल का नियम लगा के सारे ऑर्बिटल में और एक श्रेणी बना लेंगे, और उस श्रेणी में अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़े ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि अब तो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो अगर इसमें भरे हम इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो सेटअप है वो जो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो भरना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अफबाउ रूल, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ से अब तुम जो है अपने तरीके से मुझे जो है मुझे तो बताने नहीं, पर अपने रजिस्टर में कर लेना 1s फिर 2s 2p, ठीक है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे 3s 3p 3d, ठीक है, 4s 4p और 4d 4f, और फिर जो है ऐसे ही 5 वाले में 5s और 5p 5p 5d, इनको ऐसे लिख के फिर उनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। फिर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ इन सारे के सारों को। ध्यान रखना 2 नंबर की जो सेल होती है उसमें जो है 2 ही सब सेल खुलते हैं, 1 नंबर की सेल में केवल 1 ही सब सेल खुलता है, 3 नंबर की सेल में केवल 3 सब सेल खुलते हैं। पढ़ा के आया हूं मैं कौन से वाले रूल में, कौन से वाले वीडियो लेक्चर में, पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था इसी वाले यूनिट का, ठीक है, उसमें पढ़ा के आया हूं। 4 नंबर की कक्षा में 4 सेल खुल जाते हैं, इनका ऑर्डर जो लगाओगे वो लगाओगे कहीं से n प्लस एल के नियम से, ठीक है। तो n प्लस एल का नियम मैंने आपको करा दिया, आपसे क्या करना है उसका उस रूल को लगाओ और इसके जो है सबके इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल लो। जब तुम्हें ये आ जाएगा तो उससे जो है आपका अफबाउ का जो नियम है वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा, फिर वो बहुत आसान है, ठीक है। उसमें फिर ऐसा कुछ नहीं है खास, उसमें बस हमें जो है थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, एक जो है उसकी स्ट्रक्चर सी बना देनी है स्टैंडर्ड वाली, जो सी वो तिरछी करके बनती है ना ऐसे वाली, जो कि उससे मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर उसको बनाओगे तुम। और फिर उसके बाद एक ऑर्डर और उसके बाद उसको लिख देंगे, फिर बाद में हमारे जो है 2-3 जो रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसका जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट करो और फिर मैं जो है आपको वो रूल कराता हूँ। चलिए अब इसके बाद जो है हमारे पास जो 4th रूल है वो है अफबाउ प्रिंसिपल, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यही जो रूल है वही आपको क्या करता है, वो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने पहले जो लिखा है मैंने इसलिए लिख दिया ताकि जो बच्चे एमसीक्यू में जिनके यहाँ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उनको थोड़ा सा एमक्यूसी का आइडिया हो जाए अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
वरना जो है आपको जो है सीधी एक थ्योरी है, ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगी जिसमें हम एक ऐसे घुमावदार जो है एक स्ट्रक्चर होती है और उसके जरिए से हम जो है उसको शो कर देते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा उसको समझा देता हूँ। जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब होता है बिल्डअप करना और या फिर कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। इसीलिए इसी रीजन के कारण हम इसको जो है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी बोल देते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल के नाम से आ सकता है कि ये कौन से वाला प्रिंसिपल होता है, अवभाव होता है या फिर कोई और सा, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यू बन जाएगा। इसमें होता क्या है, हमने यहाँ पे लिखा कि दिस प्रिंसिपल गिव ए सीक्वेंस इन विच वेरियस ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक सीक्वेंस है हमारे पास जिसके जरिए से हम जो है फिर ऑर्बिटल्स को जो है भर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं ऑर्बिटल्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल को ऐसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है, एफ ऑर्बिटल, ये इन सब में क्या कर रहे हैं हम, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि n+l से हम निकाल के आए हैं, उनमें क्या कर रहे हैं हम ऊर्जा के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। तो यही क्या है हमारा अवभाव प्रिंसिपल। अब ये पहले थोड़ा सा रिटर्न कवर कर, पहले ये कंप्लीट। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ से ये उतार लेना है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऑर्डर है जिसको इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर ऐसी स्ट्रक्चर बना के आओगे तो तुम्हें जो है मार्क्स जो है ज्यादा मिल जाएंगे पेपर में, क्योंकि अगर ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे अवभाव के रूल में तो उसको अवभाव के नियम को जो है आपको थोड़ा सा और सही लगता है कि अगर ऐसे वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इसमें हो क्या रहा है, तो देखो ऐसे चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मुझे पता है एस में 2 जाते हैं, पहले बता रहा हूँ, पी में कितने जाते हैं अधिकतम 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। ये मैंने पहले ही पता किया। 1s2, फिर ऐसे घूम के आएंगे 2s2, फिर ऐसे घूम के आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे 3, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर ऐसे घूम का हो 3p6, 4s2, फिर यहाँ पे 3d10, यहाँ पे ये 3d है, ठीक है, इसको 3d कर लो, ठीक है, ये है 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2, फिर 5d10, 5p6, 4s2, फिर 5f14। इस तरीके से जो है ये एक स्ट्रक्चर बना लेनी है और ये सारी जो है बेस्ड है n+l के रूल पे, ठीक है। n+l जो रूल मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले ये बना लो। अब इसके बाद देखो मैंने इसको लिख दिया है कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वेरियस ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज एज 1s की सबसे कम एनर्जी, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये जो है जो कि अवभाव रूल में आपने ऐसे करके बनाए थे ना, उसको मैंने सीधे करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बता दिया है कि एनर्जी किसकी ज्यादा है, ठीक है। अब जो है आपको फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, पहले ये पढ़ लो कि शोविंग दैट द वेरियस ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इन सेम एटम। जितने भी आपके वेरियस इलेक्ट्रॉन है वे इस ऑर्डर में आप फिल करोगे, ठीक है। तो कैसे होगा कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कितने होंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, फिर 5s2, 4d10 और फिर 6s2। इस तरीके से जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से आप भरने स्टार्टिंग करोगे। तो यहाँ तक का जो रिटर्न का वर्क है ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। तो पहले जो है मैं इस सीरीज को ही ऊपर लिख देता हूँ, इस सीरीज के अकॉर्डिंग भरने, आपको याद कर लेनी है ये सीरीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है। फिर इसके बाद 4p6, 5s2, फिर 4d10, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 4d10 के बाद 5p6 और फिर 6s। यहां तक का इतना लिख लो, 6s2 यहां तक का इतना लिख लो। इतने में जो है जितने मैं कराऊंगा 30 तक के तो इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पे एक कितने ये लिखे हुए इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन लिखे हुए 1 2 3 4, ये सब जो है ना जो एटॉमिक नंबर लिखे हुए इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे यहाँ से भरने स्टार्ट करेंगे इधर से इधर की साइड को, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले कौन से में जाएगा 1s, कितने ऊपर की साइड लिखे हुए ये इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के, तो 1s 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरे वाला आएगा तो हीलियम, तो 1s2, ठीक है। फिर लिथियम को देखो 1s2, ये तो कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर इसके बाद 2s1। आई बात समझ में कैसे बनने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो। फिर इसके बाद 4 वाला देखो, तो 1s2, 2s2 हो गए इसमें कंप्लीट। 5 वाले में देखो 1s2, 2s2, ठीक है। आगे जब भी जाओगे जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, 2s2 हो गया। अब
कितने 6 तो नहीं आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 2 2 4 1 रह गया, तो एक यहाँ पे लिख दिया 5। फिर यहाँ पे 1s2 2s2 2p2। इसी तरीके से अभी 6 तक भरे जाएंगे क्योंकि पी में मैक्सिमम कितने होते हैं 6। फिर उसके बाद फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1s2 2s2 2p3, ठीक है 2p3। फिर इसके बाद 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का लिखो 1s2 2s2 2p5। फिर इसके बाद 1s2 2s2 2p6 हो गया ना, 6 तक कंप्लीट। अब इसके बाद 4s2 तक आएंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s, 2 तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितने बचे देखो 6 और 4 10, तो एक बच रहा, तो 3s1। इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया ना, 3s2 तक कंप्लीट। अब इसके बाद 3p6 वाला कॉलम चलेगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। देखो 13 हो गया, 6 2 8 2 10 2 12, अरे 13 हो गया ना, 13 ही इसका परमाणु क्रमांक है, 13 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये हमने यहाँ पे लिख दी। फिर इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। यहां तक लिख लो, कहां तक, यहां तक लिखोगे ना, तो यहां तक आने में देखो यहाँ पे आ जाएगा, फिर मैं लिख रहा हूं इसका आ जाएगा 3p3, फिर यहाँ पे 3p4, फिर 3p5 और यहाँ पे 3p6, ठीक है। यहां तक 3p6 तक हो जाओगे। फिर अब इसके बाद 3p6 के बाद आएगा आपका 4s2, तो यहां तक देखो, यहाँ पे आ जाएगा 3p6 4s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद बचा हुआ, इसके बाद में 18 के बाद में 19 आया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, वो इसमें आ गया 3p6 4s2। यहां तक कैल्शियम के 20 तक लिखने हैं, ठीक है। अब मैं इसमें सॉल्ट बता देता हूं। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा 18 तक 3p6 हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्ट करके लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पे AR ऐसे करके लिख दे और लिख दूं 4s1, तो AR का 18 हो गया और एक 19, ऐसे इसको 20 वाले को ऐसे लिख सकता हूँ AR और फिर 4s2, ठीक है। तो समझ में आ रही ना बात, क्योंकि 20 है तो 18 तो इसमें चले गए AR में, और AR मतलब आर्गन, ठीक है, आर्गन का 18 होता है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सीख लिए। इस सीरीज में याद कर लेना जो कि अबाव प्रिंसिपल में लिखी हुई है, इसी में जो है आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये आपको सीरीज में पीछे जो है बहुत बार से मैं आपको बताता आ रहा हूँ इन चीजों को, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। देखो संक्रमण तत्व मतलब 21 से आगे 30 तक कराऊंगा ना मैं, उसमें अपवाद भी आ जाएंगे, तो आपका जो है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसको मैं कर देता हूँ रफ और अब लिखता हूँ इसके बाद। तो उसके एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसके 21 से 30 तक याद करने की डी ब्लॉक के, वो होती कि सचिन तेरे वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, वो मैं आपको जब ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब उसमें जो है आपको समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो इसका हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और इसमें वहां तक, ठीक है, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। कितने हो गए 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक है। ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखो यहाँ पे स्कैंडियम का लिखेंगे तो AR 18 तो मैंने लिख दिया, लिखने की जरूरत तो नहीं, उतना तो हमें पता है कि 3p6 तक पहुंच जाएगा। अब इसके बाद बचा क्या 3p6 4s2, देखो 3p6 तक तो इसमें खत्म हो गया, फिर 4s2 18 तो 20 और फिर क्या आया 3d1, क्योंकि ये डी ब्लॉक में आए हुए हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे जो ये यहाँ से और यहाँ तक के हैं स्कैंडियम से जिंक तक के, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, दिख रहे हैं ना डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इन डी ब्लॉक के एलिमेंट के यहाँ पे जो है डी में जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में होगा तभी तो डी ब्लॉक के कहलाएंगे। तो जो है जब ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब भी आपको इस चीज को बताऊंगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो डी उपकोष में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेल में जा रहा है।
तो क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्व है और ये कैसे है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसका लिखेंगे, तो देखो डी में 10 तलक है, तो टेंशन फ्री होके जाओ, 3D में ही रहेंगे ये सारे सारे 3D में, क्योंकि सीरीज जो है कुछ इस तरीके से दी है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये 3D के ही है सारे सारे, तो 10 तक भरे जाने हैं, 10 तक ही आएंगे इसमें, 21 से स्टार्टिंग अगर हो रही है तो। लेकिन इसमें यहाँ पे 2 अपवाद है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आप जो है इसको लिखो। ए आर तक यहाँ तक लिख दिया 18, 4s2 3D2, ठीक है, इसको लिखो ए आर आर्गन 4s2 3D3। अब देखो ए आर 4s2 3D, यहाँ पे जो है 4 होना चाहिए था। आप तो ये कहते हो ना कि यहाँ पे 3D4 हो जाना चाहिए था आपके हिसाब से, तो क्योंकि आपका प्रिंसिपल यही कहता है। लेकिन ये अपवाद है, यहाँ पे जो है फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, वो लगता है भाई। यहाँ पे आपको मैं 2 अपवाद बता रहा हूँ। जब भी डी ऑर्बिटल में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी रहेगी डी ऑर्बिटल की कि वो हाफ फील्ड हो जाए, तो वो हाफ फील्ड में देखो डी में मैक्सिमम कितने आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हाफ फील्ड जो रहेगा आधा भरा हुआ वो रहेगा 5 पे। तो इन 2 कंडीशन में ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। कैसा रहता है ये, स्टेबल। तो ये क्या कहता है कि जब ये 4 पे पहुंचता है, D4 पे पहुंचता है, तो वो क्या कहता है, अपने जस्ट आगे वाली कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, और अपने D5 का लेता है। पहले क्या कर लेता है, D5 का लेता है, क्योंकि उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये 4s1 और 3D5 हो जाता है, हाफ में पहुंच जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। तो हाफ वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एक तो फुल फील्ड और एक हाफ फील्ड, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, अपवाद है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, एक तो क्रोमियम है। फिर आगे देखो 2 का होगी, जब ये D9 में पहुंचेगा तो D9 ना करके डायरेक्ट फिर क्या कर लेगा, अपने आपको D10 कर लेगा। क्या कर लेगा, D10 कर लेगा। और ऐसे ये D4 पे पहुंचेगा जब, तो तुरंत आगे क्या कर लेगा, अपने आपको D5 कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा दूसरे वाले से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना, AR4S1 मत छोड़ देना, पहले इसको कंप्लीट करना है, फिर चलना है 3D5 पे, ठीक है। अब भरने हैं मुझे, तो पहले इसको कंप्लीट करना था, फिर यहाँ पे लिखेंगे AR4S2 3D, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद कहते हैं AR लिख दिया हमने यहाँ पे आर्गन 4s2 और 3D कितना हो गया, 6 और 1 7, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं, चलो इसको मैं यहां से इसको हटा देता हूं। चलो देखो अब इसको AR देखो AR4s2 3D8, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे भी वही काम होगा, AR4s2, अब 3D9 ना करके ये अपने आप को क्या कहता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा और अपने आप को फुल फील्ड कर लेगा। तो ये अपने आप को 10 कर लेगा, यहाँ पे रह जाएगा 1, और ये भी क्या है, एक अपवाद है, ठीक है। क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। ऐसे जो है पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी एक्सेप्शन है। आगे जो डी ब्लॉक आएगा सेकंड वाला, उसमें भी इसी तरीके से एक्सेप्शन रहेगी। इसका क्या हो जाएगा, AR4s2 3D10, तो इस तरीके से होगी। अब बाकी सब जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे खुद कर लेना, ये एक्सेप्शन ही है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही बना दिया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कभी से भी एक्सेप्शन नहीं मान लो, ठीक है। यहाँ तक जो है मैंने 30 तक करा दिया है, इससे आगे आप अपना खुद का वर्क कर लेना, कितने भी लिख लेना, ठीक है। थ्योरी जहां तक पढ़ाना चाहते हो पढ़ा लो, एक्सेप्शन वाला लिख दो, उसमें बहुत सारे लिख दो, अलग से लिख के दिखा दो कि इसका एक्सेप्शन क्यों होता है, मोर स्टेबल होता है क्योंकि हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में। तो इस तरीके से बता के आप जो है थ्योरी को बढ़ा सकते हो, पर जरूरत नहीं है, इतनी नीड नहीं है, इतना करोगे काफी है, इनफ है। अब इसके बाद रह गए दो प्रिंसिपल, एक तो है हमारे पास हुंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और दूसरा रह गया हमारे पास पाउली का जो एक्सक्लूजन थ्योरी थी, ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी। तो मैं वे कराता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। पहले जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए, तो इसका वर्क जो है यहाँ से कंप्लीट करना, अगर इसे उतारना चाहो तो इसे उतार सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप खुद कर लेना इसको, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए, अब जो हमारे पास रूल है वो है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इस रूल का अगर मैं आपको बेसिक से बताऊं तो थोड़ा सा एक लाइन में ये ऐसे खत्म कर सकते हो आप इस थ्योरी को, कि इलेक्ट्रॉनों का जो पेयरिंग है जब होगी जब तक जो ईच ऑर्बिटल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तभी पेयरिंग संभव होगी, अलाउड होगी, वरना नहीं होगी। आप पेयर पहले नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको किस तरीके से समझोगे, तो देखो इस तरीके से समझो। देखो यहाँ पे मैंने p ऑर्बिटल ले लिया
और मेरे पास मान लिया P4 है, तो मैं ऐसे नहीं कि मैं ऐसे करके इलेक्ट्रॉनों को कर दूंगा, तो ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे करूं कि वहां पे जो है दोनों के दोनों ऊपर की साइड को तीर के चिन्ह कर दूं और इधर दोनों के दोनों नीचे को कर दूं, ऐसे भी अलाउड नहीं है। तो मतलब ये था कि जब तक पेयरिंग नहीं कर सकते हो आप, जब तक एक एक ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब उसके बाद पेयरिंग आप इसकी करानी स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये कहा था। फिर एक बात और जो इसमें मैंने इसमें समझानी है वो ये है कि आप जो है स्पिन ऊपर को ही रखोगे, पहली जो स्पिन रहेगी वो हमेशा ऊपर को रहेगी और बाद की जो पेयरिंग वाली आएगी वो नीचे को आएगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले वाले सारे के सारे नीचे कर दोगे। फिर और आप ऐसे नहीं कर सकते कि दो ऊपर कर दिए, दो नीचे कर दिए, एक ऊपर कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये सब अलाउड नहीं होती। तो आपको क्या करना है, और ऐसे अलाउड नहीं होती कि आपने ऐसे कर दिया और या फिर इधर की साइड ऐसे कर दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिया उसको खाली छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों नहीं होता, तो उसका कारण बताएंगे। अब मान लो मेरे पास 3 वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो मैं ऐसे करके सारे भर दूं, ये तो हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे भर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भर के ऐसे भर दिया तो गलत हो जाएगा, या फिर तीनों के तीनों आपने नीचे कर दिए तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर दिए तो भी गलत हो जाएगा, स्पिन जो है तीनों तीनों नीचे को जाएगी इसकी, तो भी गलत हो जाएगा। पहली स्पिन आपको ऊपर करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली, अब इसी को ही बोला था। अब जितनी भी बातें मैंने आपको ये सब बताई है मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, इसको थ्योरी को समझा देता हूँ, इसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो देखो, दिस रूल टेल अस अबाउट वे इन विच इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड इन द गिवन सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल में समझ लो, डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। जैसे पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल के किस तरीके से, पी सबसे आगे किस तरीके से बताओगे आप ऑर्बिटल को, या फिर पी ऑर्बिटल को किस तरीके से बताओगे कि डीजनरेट। तो ये जो पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड, इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनके जो वे है उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी व्याख्या कौन सा करता है, वो कहता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसमें कैसे भरे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल, ऐसे अगर मैं पी वाले डीजनरेट बताऊंगा तो पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और फिर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये क्या है 5 ऑर्बिटल है, उन 5 के नाम है, ठीक है। तो वे क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। ये क्यों होते हैं, मैग्नेटिक में मैंने समझा रखा है आपको कि वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, एसोसिएट होती है, और एसोसिएशन की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे जो है डीजनरेट होती है, क्योंकि वहां पे स्प्लिटिंग हो जाती है, वहां पे जो लाइन है होती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में वे बढ़ जाती है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा था सब जगह। तो यहाँ पे लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल शुड बी प्लेस्ड सिंगली, पहले आप उनको सिंगली भरोगे इसमें, ठीक है। ऑल दीज सिंगल इलेक्ट्रॉन शुड हैव सेम स्पिन, उनकी स्पिन सेम होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप इनको 3 इलेक्ट्रॉन है मान लिया अभी पेयरिंग से पहले, तो आप उनको पहले पेयरिंग नहीं कर दोगे कि आपने इस तरीके से पहले 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा के आ गया। फिर जो है उनकी सेम स्पिन रहेगी, सेम स्पिन रखनी है आपको, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब देखो इसके बाद देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है आप जो ज्यादा 3 से ज्यादा है, मान लिया हमारे पास, मान लिया मेरे पास ये 4 है, तो अब एक ज्यादा है ना, तो अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल शुड बी अलाउड, यानी पेयरिंग जो है इनमें डीजनरेट ऑर्बिटल में वो अलाउिंग होगी। फिर क्या होगा कि इन सेम ऑर्बिटल शुड बी, यहां तक अलाउड पेयरिंग, ठीक है, अलाउड पेयरिंग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि पेयरिंग अलाउड हो जाएगी जब आप इनमें सबने सिंगली और सेम स्पीड में भर दोगे। इन द सेम ऑर्बिटल में, इस वाले ऑर्बिटल में शुड बी मेड इन सच ए वे दैट, इसे ऐसे बनाया जाएगा पेयरिंग के टाइम कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेयर हैव अपोजिट स्पिन, इनकी जो स्पिन रहेगी अपोजिट रहेगी। ऐसे नहीं करूंगा, मान लिया मेरे पास ये वाला पहले वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड को था, तो दूसरे वाले को मिला के मैंने ऊपर की साइड को कर दिया, ऐसे नहीं होगा। तो उसको क्या करना है, इस तरीके से मेड करते हैं कि उसकी स्पिन कैसे हो जाए, अपोजिट हो जाए इससे, इस तरीके से मैंने दिखाई, ठीक है। आपको पता है ऊपर वाले की प्लस के 1/2 है एस स्पिन जो क्वांटम नंबर है, और नीचे वाले की जो है माइनस के 1/2 है, तो वो यहां तक मैंने लिखा इस चीज को। फिर इसके बाद बताया मैंने इसको कि दिस रूल इज बेस्ड ऑन दैट फैक्ट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बिफोर द पेयरिंग विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इज मोस्ट स्टेबल। अगर पेयरिंग से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो तो इस कॉन्सेप्ट को कौन सा रूल बताता है, इसको बताता है कि वो स्टेबल होगा हुन्स रूल। हुन्स रूल कहता है, ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है
कि पेयरिंग से पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने जो है पेयरिंग से पहले या पेयरिंग ऐसे करा दी इसकी इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो पेयरिंग से पहले आपके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे नहीं करना कि पेयरिंग से पहले आपने ऐसे तो भरे, इसको ऐसे ना भर के आपने दोनों की दोनों जो चिन्ह थे इनके सिंबल थे वो दोनों के दोनों नीचे कर दिए, एक ऊपर कर दिया, दो नीचे कर दिए। तो मैक्सिमम स्पिन जो है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस तरीके से नहीं लेना फिर आपको इसको, ठीक है। तो देखो ये भी अलाउड नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ तक का वर्क था, इसको पहले उतार लो आप, फिर मैं इसके बाद एग्जाम्पल लगाता हूँ, फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके की स्पिन होगी या नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं इसका कराऊंगा। तो पहले आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पे ऑर्बिटल करा देता हूँ। देखो इसको लिखा मैंने ए, इसको लिखो बी, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनाओ, और यहाँ पे सी, और ये है डी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये पी के ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। मैंने इस तरीके से बनाया, आप अगर बॉक्स बनाना चाहो तो बॉक्स बना लो। P3 वाले पॉसिबिलिटी बतानी है कौन से वाला जो है अरेंजमेंट जो है हुंड्स के रूल से सही रहेगा। एक तो ये कि मैंने ऐसे करके ऐसे भर दिए इसको, दूसरा ऐसे किए मैंने 2, फिर एक ऐसे कर दिया, फिर मैंने एक को ऐसे भर दिया और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दिया ऊपर की साइड से, और एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से पेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वाले कॉन्सेप्ट में एबीसीडी में से ये बताओ कौन से वाला मोर स्टेबल है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो डी और है वो ही क्या है, वो इसको डी को लिखेंगे कि अरेंजमेंट डी और मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ये वाला भी अलाउड नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा ये। तो यहाँ पे स्टेबल कौन सा रहेगा, स्टेबल रहेगा ये वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अरेंजमेंट डी आर मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये काम था हुंड्स रूल का एग्जांपल देना था, तो इस एग्जांपल को उतार लो, इसको उसमें दिखा देना, ठीक है। उसके बाद ये लिख देना। अगर इस पर हुंड्स रूल का क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि इसके आयताकार जो है ऑर्बिटल्स बनाओ, तो उस तरीके से दिखाओ इसको। तो देखो किस तरीके से, मान लिया फ्लोरीन दे दिया 9, फ्लोरीन 9, और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है जिस सेल में गया उस सेल के लिए बताना आपको। तो इसका पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5, ठीक है। लास्ट वाली ऑर्बिटल ये रहा पी वाला, पी के कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाओ। तो पहले जो है सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड को भरे जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो गए 3। अब उसके बाद पेयरिंग होगी इस तरीके से। तो ये क्या है, ये आपको दिखाना है, ऐसे तक दिखाते हैं। ऑक्सीजन का बता दो या फिर कोई और एटम ले लो, मैंने ले लिया यहाँ पे जिंक ले लिया, जिंक एलिमेंट का बताओ। जिंक का हो जाएगा Ar 4s2 3d10, ये होता है। लास्ट वाला सेल कौन सा, डी का। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो भरो 5 ऑर्बिटल को। ये रे कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो फिर इसके बाद पेयरिंग, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से बनेंगे क्या, क्वेश्चन तो नहीं बनने वाले, बस आपको जो है एग्जांपल में इसको देना है। अगर क्वेश्चन में थ्योरी पूछी जाती है और आ भी जाए क्वेश्चन में तो भी देख लेना, वैसे आएगा नहीं क्योंकि 11th के स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, नहीं होगा, बस आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। और कोई सा करना चाहो तो कर लो, क्रोमियम कर लो। क्रोमियम में क्या होता है कि Ar 4s1 और 3d5 इस तरीके से होता है। अब S का दिखाओगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेगा, और इसका D5 का दिखाओगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से दिखाया जाएगा, इसका जो वो दिखाया जाएगा। अब देखो अगर मैं इससे पूछूं आपसे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, चलो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको जो है आगे कराता हूँ उसमें पाउली वाले में, ठीक है। तो यहाँ तक का वर्क, इसको रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लो। चलिए अब इसके बाद जो लास्ट है हमारा प्रिंसिपल, वो है पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी या फिर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया था कि अगर किसी भी लास्ट जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरे हुए हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं में से 3 क्वांटम संख्या तो सेम हो सकती है बाई चांस,
लेकिन जो चौथी क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर वो कभी सेम नहीं होने की, ठीक है। ये बताया किसने था, पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी में। तो पहले जो रिटर्न का वर्क है पहले मैं वो बता देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर जो है फिर इसके बाद जो एग्जाम्पल है उससे समझ लेना, ठीक है। थ्योरी का वर्क समझो। दिस थ्योरी डील्स विद द मैनर इन विच 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड इन एन ऑर्बिटल लाइक 1s 3px 3py। ध्यान रखना यहाँ पे ऑर्बिटल की बात करेंगे, उसकी सबसेट की नहीं करेंगे कि टी अगर बोला है ऑर्बिटल तो पी एक्स को बोला, पी वाई को बोला या पी जेड को बोला, उस ऑर्बिटल में बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया मैंने, यहाँ पे ईटीसी कर लो, यहाँ पे डी के और भी आ जाएंगे, एफ के तो और भी आ जाएंगे 7 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे लिखा हमने फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या फिर थ्योरी, इफ 2 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सेम ऑर्बिटल, अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है, ठीक है, वैल्यू ऑफ लीस्ट 1 क्वांटम नंबर ऑफ ईच 2 इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की कम से कम एक क्वांटम नंबर तो क्या होगी, डिफरेंट होगी। 10 आपको ये पता होना चाहिए कि द 2 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एज इस तरीके से, यहाँ पे जो आपको बताया एक ऊपर को एक नीचे को, इस तरीके से अगर पेयरिंग हुई हुई है तो उसमें कुछ इस तरीके से पेयरिंग होनी चाहिए। नोट ये वाली अलाउड नहीं है, अगर ऐसे कर दी तो ऐसे नहीं होने का। फिर पाउली ने इसके बाद एक और एक्सक्लूजन दिया था, उसने कहा था कि मान लो हमारी जो है दोनों जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसमें हमारी जो है 2 वैल्यू सेम आ रही है और पी ऑर्बिटल में, वो पी सब सेल में, तो इसका मतलब ये है कि वे सेम में नहीं होने के, कभी भी सेम आ रही है तो इसका मतलब ये डिफरेंट ऑर्बिटल में। अगर ये मान लो कि डिफरेंट ऑर्बिटल में होते, यहाँ पे देखो इस तरीके से पी एक्स पी वाई और पी जेड, इसमें कहा कि अगर 2 स्पिन सेम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से है, ऐसे नहीं होगा कि दोनों स्पिन एक ही ऑर्बिटल में इस तरीके से आ जाएगी, या फिर आप इसको इस तरीके से ले लोगे। तो ये भी स्टेटमेंट किसका था, पाउली का ही था। तो मैं आपको जो है यहाँ पे क्या कराता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल कराता हूँ। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मैंने नियोन ले लिया, नियोन कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, नियोन 10, 1s2 2s2 2s2 2p6, ठीक है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया था, इसके ऑर्बिटल बनाओ। 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, 1 2 3 भर दिए, 4 5 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, पी जेड। अब देखो इसके लिए पी जेड के लिए एन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो लिखेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉन लिए फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इस वाले को ऊपर की साइड को जो है उसके लिए फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। एन की वैल्यू बताओ जल्दी से, एन बराबर तो वही रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, एन तो ये है 2 नंबर की शेल है तो 2 हो गया, ठीक है, इस फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकंड वाले में 2, एम की इसकी वैल्यू बताओ, एल की, पी वाले की है तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एम बताओ, तो एम क्या है, किस वाले उसमें, 0 -1 और यहाँ पे इधर +1 रखोगे, +1 और इधर -1, या फिर उधर -1 इधर +1, वो आपकी मर्जी, ठीक है। दोनों के लिए हमें इससे कोई मैटर नहीं है, किसी भी बुक में जो है आपको माइनस इधर की साइड को मिलेंगे, किसी में उधर की साइड को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो -1 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है, एम की वैल्यू इस वाले ऑर्बिटल के लिए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए अब पहला इलेक्ट्रॉन था ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ऊपर को सीधा था, तो उसकी वैल्यू है प्लस के 1/2 हाफ, ठीक है, +½ होगी ना। अब इसके लिए देखते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एन बराबर तो 2 ही रहेगा, क्योंकि इस पी वाले में 2p वाले में, एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल में तो 1 ही है, एम की वैल्यू क्या है, उसी ऑर्बिटल में है, वो भी -1 है, लेकिन एस की वैल्यू आ गई अब जब -1/2, क्योंकि इसका क्या है, आसाइन नीचे को है, तो ये जो है इसके अपोजिट स्पिन है, तो एस की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो इस देखो तो ध्यान रखना, सेम ऑर्बिटल में अगर पेयरिंग हुई हुई है तो उसके लिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप जो है 3 ऑर्बिटल, 3 जो क्वांटम नंबर है वे तो आप दिखा सकते हो उनको कैसी, सेम जैसे यहाँ पे। लेकिन जो अगले वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो है एक जो क्वांटम नंबर है यानी स्पिन क्वांटम नंबर वो हमेशा डिफरेंट रहेगी। अगर बाय चांस में अगर ऐसे किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा में ऐसा हो रहा है कि दोनों स्पिन सेम आई, तो इसका मतलब ये है, पाउली ने ये कहा था कि फिर वे एक ऑर्बिटल में नहीं है, फिर वे डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी थी। अब इस तरीके से एक एग्जांपल ये हो गया, ऐसे 2-4 एग्जांपल और ले लो, उनको कर लो, तो उनसे क्या होगा कि आपके जो है बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक का। तो पहले जो ये थ्योरी का वर्क है वो कंप्लीट कर लो, फिर मैं देखता हूँ 1-2 क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ।